आकर के हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है इसके? Challenges of nation building. जी मैडम, Challenges of nation building. नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग किस तरह हुआ, हमारा जो नेशन है वो बिल्ड किस तरह हुआ, इसको समझना है। लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग। मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, 1 सेकंड। नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ये ना। तो पहला चैप्टर अगर सही से समझना है आपको, देखो किसी भी एग्जाम को पढ़ना है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इस चैप्टर के अंदर ये आपसे 2-3 बातें करेंगे। फर्स्ट बात तो ये करेंगे कि भाई जो पार्टीशन है, हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो किस तरह हुआ, ठीक। तो पार्टीशन के रिलेटेड मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जो सेकंड लास्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन करके, उसमें पॉलिटिक्स क्या थी, फिर उसके जो एक्सपीरियंस हुए, उस वक्त की जो सिचुएशन रही, कंडीशन रही, वो किस तरह की रही, तो उससे रिलेटेड पूरा हम कवर करेंगे। अच्छा, जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, मतलब ये 12th वाली पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते वक्त आप वो हिस्ट्री वाली किताब पढ़ करके आएंगे एक बार, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें आपको दी गई हैं वो उसको पढ़ करके आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई वो वर्ड टू वर्ड नहीं पूछता, वो कॉन्सेप्ट को पूछता है। और ये हर एग्जाम के अंदर हो, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे फिर अदर किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी खासियत यह है कि वो इस जबान में या इस लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन को पूछता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है क्वेश्चन। और आजकल चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो एनटीए का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, वो कॉन्सेप्ट को लेकर के पूछता है। और कॉन्सेप्ट को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा जाए और समझा जाए, है ना। तो जब आप इसको पढ़ेंगे पार्टीशन को, तो पार्टीशन को सिर्फ यहां से नहीं पढ़ेंगे, यहां बहुत कम दिया हुआ है। इसी के साथ साथ सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब कि भाई लोगों ने अपनी औरतों को बचाने के लिए क्या किया, कुछ ने उठा करके कुएं में डाल दिया, कुछ ने अपने हाथों से उनको कत्ल कर दिया, जो है कुछ औरतों ने खुद से सुसाइड कर लिया, कुछ औरतों ने अपने मर्दों की चिताओं पर वो जल गई, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस, अब चूंकि इसके अंदर बहुत शॉर्ट उसमें दी हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा वाश दी हुई है, तो वहां से आप देख लेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस जिन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा, खासकर उस वक्त उर्दू अदब और हिंदी अदब, हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर बहुत ज्यादा आसमान के ऊपर था, तरक्की कर रहा था। तो लिटरेचर के अंदर कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी बातों को लिखा, जिस तरीके से 1857 के अंदर हम गालिब को देखते हैं कि उन्होंने, गालिब ने अपने खुतूत निगारी के अंदर किस तरीके से सारी चीजों को बयान किया है, ठीक इसी तरीके से जो हमारी जंग आजादी है, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, तो उस पूरे मूवमेंट को अलग अलग लिटरेचर के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी किताबों के अंदर बयान किया है और उसको पेश किया है। तो उन सारी चीजों को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ फिर ये कि भाई अब नेशन बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी परेशानियां आ रही थी, कौन कौन सी मुसीबतें आ रही थी, कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो वाकईतन हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी, या सर के ऊपर से जा रही है? जी सर के ऊपर से तो नहीं जा रही है ना कोई बात? अरे भैया समझ में आ रही है, सर के ऊपर से जा रही है, नहीं बॉन्स तो नहीं जा रही है ना? बॉन्स जाए तो मेरा हाथ पकड़ बॉस के मुझे जाए रोक तो मेरा लेना। हाथ पकड़ के मुझे रोक लेना। अरे भाई, ठीक है भाई। तो पहला चैप्टर आपका ये हुआ। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी बोले फटाफट से, लेट ना लगाएं। दूसरे चैप्टर का नाम Sir, क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? can you show on slide? 1 सेकेंड। सेकंड Era of one-party dominance. मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 1 सेकेंड रुक जाए। अभी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Thank you. ओके, देखिए
आज की क्लास में हम सिर्फ आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे इस किताब को कवर कैसे करेंगे, है ना। इस किताब को कवर करने का हमारे पास तरीका क्या हो सकता है ना। तो भैया पहला तो हम ये देखेंगे भैया नेशन बिल्डिंग के साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर उनका जो हमने उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद जो तकरीबन 15 साल का एरा गुजरा है, 15 साल के अंदर किस तरीके से पॉलिटिक्स चली है, कौन कौन सी चीजों पर काम हुआ है, कौन कौन से सेक्टर ऐसे थे जिस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देती थी और उनको बढ़ावा देती थी, चाहे खासकर जो है गरीबी के लिए कौन कौन से काम हुए हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ना फर्स्ट वाला चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है क्लास 12th का आखिरी चैप्टर, वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरीके से नाम है उसका, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना तो वो चीज वहां से निकल करके भी आएगी, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी आप पढ़ लेंगे एक बार, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारेंगे उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां से भी क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से भी आप देख करके आएंगे, चीजों को समझ करके आएंगे, ताकि इसको आप अच्छे से बिल्ड कर पाए, इसको आप अच्छे से समझ पाए, है ना। इसी तरीके से भाई कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज लाई गई किस तौर पर लाई गई, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लाया गया, तैयार किया गया, खड़ा किया गया, वो कहाँ से लिया गया, फिर जो डीपीएसपी है या फंडामेंटल राइट है, या फिर जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा दिए गए, किसके हाथ में कौन सी पावर दी गई, और फिर पावर जो पावर का बैलेंस करने के लिए पावर को कि पावर एंड चेक ऑन पावर वाला सिस्टम है कि भाई किसके हाथ में कैसे पावर दी जाए, किसके हाथ में कैसे पावर नहीं दी जाए, तो इसको भी कहीं ना कहीं समझेंगे। और फिर जब हम ये तीसरा वाले चैप्टर के ऊपर आएंगे तो इसको देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो है प्लानिंग की, किस तरीके से चीजों को जो है वो किया। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ जो है कांग्रेस दो भागों में बंटने लगती है, फिर एक अलग अलग जो है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसके अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आने लगती है, फिर इनके बीच में आपस में काफी डिस्प्यूट होता है। पहले डिस्प्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि एक ही गवर्नमेंट थी, लेकिन जब बाद में दो दो तीन तीन गवर्नमेंट आने लगी, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, फिर फलां स्टेट में अलग आ गई, केरला के अंदर सबसे पहले निकल करके नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर लोगों को लगा कि कांग्रेस के अलावा भी कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कांग्रेस के अलावा भी हमारा करियर हो सकता है, फिर बड़े बड़े सीनियर्स जो थे उनसे मामलात हुए, फिर वो पूरा मतलब पूरी हिस्ट्री है एक तरह की, हम उसको पूरा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा एक ये है कि भाई जो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन है, इसमें खास तौर पे दो तीन बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये कि भाई हमारा चाइना से जो भी डिस्प्यूट रहा, तो चाइना से हमने जो वॉर लड़े वो क्या क्या थे, उनका कंक्लूजन क्या निकला, उसके वो जो वॉर हुए उसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना, चाइना। और चाइना के अलावा हम इंडिया को पाकिस्तान को भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ है तो वो कौन कौन सी चीजों को लेकर के हुआ है, इसके रीजंस क्या थे, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश के बांग्लादेश जो है किस तरह बना सा, किस तरीके से वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसकी वजूहात क्या क्या थी, है ना। उन सारी चीजों को भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी ऐसी तो नहीं है ना कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ बोले हाँ ठीक, यस सर यस सर, वो वाला मसला नहीं होना चाहिए, आपके बात पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बता दिया आपको वही चीजें लौट करके आएंगे। फिर ये भाई कि आपने बहुत नाम सुना होगा इमरजेंसी का, कि एक ही बार इमरजेंसी लगी थी। तो सबसे पहले ये कि इमरजेंसी लगने के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उसको हम समझेंगे। खासकर इस किताब में जो लिखा हुआ है, इस किताब की सिंगल लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए या जिसको आप ना पढ़ें, ठीक है। हर लाइन को, और खासकर जो ट्रम वर्ड का इस्तेमाल हुआ होगा, उर्दू में इसको बोलते हैं इस्तिलाह, बोलते हैं ना इस्तिलाही अल्फाज। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है,
हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, लेकिन उर्दू का मेरे को पता है। तो जो भी इमरजेंसी को लेकर के चीजें रही थी कि भाई इमरजेंसी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और फिर जो सीनियर मोस्ट नेता हुआ करते थे उनको नेता ना बना करके, उनको पीएम ना बना करके इंदिरा गांधी को बना दिया गया था। फिर वहां पर एक जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, फिर इंदिरा गांधी ने उसको प्रेसिडेंट बनाया जिसको वो चाहती थी, है ना, उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जिसको बाकी लोग चाहते थे। तो उससे जो है पूरा अलग अलग गवर्नमेंट चलने लगती है, अलग अलग रास्ते में चलने लगती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है मणिपुर का क्या मसला रहा था, मणिपुर के अलावा नीचे जो और स्टेट रहे हैं उनके मतलब जो रीजनल चीजें नहीं है उनका क्या मतलब, हाँ, इसका फिर क्या क्या प्रॉब्लम रही थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट के फॉर्मेशन है वो किस किस तरह हुए थे। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि भाई हमने जो है जो स्टेट हम नहीं बनाना चाहते थे, क्यों नहीं बनाना चाहते थे, फिर हमने स्टेट बनाए थे तो कैसे बनाए थे, क्यों बनाए थे, स्टेट न बनाने के पीछे रीजन क्या थे, और बाद में स्टेट बनाए तो क्यों बनाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे लास्ट वाले चैप्टर में कि भाई किस तरीके से सेंटर के अंदर गवर्नमेंट अलग अलग आई हैं, फिर उनको कौन 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 से लोग लीड करते रहे हैं। ठीक है, और ये खासकर जो लास्ट वाला है 1990 के करीब की बात कर रहे हैं लोग, तो उस वक्त की जो भी चीजें होंगी उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर बाद में आज तक जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन तक लेकर के आएंगे कि उन्होंने कितनी सीटें ली हैं, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। और फिर इसमें कहीं ना कहीं इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारा जो आज राम मंदिर वाला डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर के भाई वो कैसे था, फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट ने उस पर सपोर्ट किया था, कौन कौन सी गवर्नमेंट जो थी वो जो थी उसके अगेंस्ट थी, फिर क्या मतलब प्रोसेस क्या था। हम इसको किसी रिलीजन से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो किताबों के अंदर मौजूद है हम सिर्फ उसको देखेंगे। ठीक है, और किताबों में भी खास किताब बस यही 12th वाली जो है हम इसको देखेंगे। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड अगर कोई चीज है, अगर आपको वो चीज बिपिन चंद्रा के अंदर मिल रही है तो आप उसमें जाकर के पढ़ लीजिए, अगर आपको स्पेक्ट्रम के अंदर वो चीज मिल रही है तो थोड़ा उससे भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ लेंगे उतना फायदा ही है। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनको पढ़ने के चक्कर में इस किताब को भूल जाओ, है ना, यानी अपने यार को मनाने के अलावा, अपने दोस्त को मनाने के अलावा आस पड़ोसियों को मना लिया तो फायदा नहीं है, पहले अपने घर को मनाना बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से एनसीईआरटी को छोड़ करके बाकी किताबों पर फोकस कर लिया, एनसीईआरटी को छोड़ दिया तो वो नुकसान आपको दे सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमें मजबूती के साथ पकड़ना है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी किताबें आ रही हैं जो इस टॉपिक को कवर कर रही हैं, या उसे मतलब उसी टॉपिक को हमें थोड़ा सा वास्ट करके या अच्छा करके समझा रही है, बहुत वास्ट ना हो जाए, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, नेशन बिल्डिंग वाला, इसके ऊपर कई कई मोटी मोटी किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो अगर आप जाकर के उन्हें पढ़ने लगे तब तो मेरे ख्याल से आपका जनाजा ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये हम आने वाले 15-20 दिन के अंदर क्या पढ़ेंगे वो ढांचा आपके समझ में आया, स्ट्रक्चर, या नहीं आया? जी इसमें कोई ऐसा है बात कि भाई सैफ भाई यार इसको दोबारा से बता दो, ये वाली बात समझ में नहीं आई है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है या सब आ गया समझ में, आपकी बुद्धि में घुस गया? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर, मेरा नेट नहीं चल रहा, आवाज बहुत अटक रही है। ये क्या नाम है इसका, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं आपको डाल दूंगा, सुन लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। कोई है ऐसी बात जो आपको मतलब मेरे कहने से रह गई हो? सिलेबस समझ में आ गया ना? नो सर Yes, sir. अब मैं आपको पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कल मैं आपको पहला चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि भाई इस चैप्टर में असल में है क्या। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई, या एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं किसी और की क्या बात करूं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पीसीएस का पिछले साल प्री निकाला था, मतलब शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, ऐसा नहीं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूं। उसके बताने के पीछे वजह यह है कि भाई अगर आप वाकईतन किताबों का हक अदा कर देते हो पढ़ करके, तो आप
आपकी जो सक्सेस है या फिर आप जो अचीव करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि अगर हम कुछ अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमने अपनी किताबों का हक अदा नहीं किया होता है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमने पूरा हिस्ट्री चार्ट करके पढ़ लिया है, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि परमानेंट सेटलमेंट आया ठीक है, कौन लाया ठीक है, कैसे आया ठीक है, क्यों आया, कौन कौन से रीजन में आया, एक मैप बना करके दे दिया, पूछा गया कि भाई जरा इसको ड्रॉ करो कि कहाँ कहाँ परमानेंट सेटलमेंट आया, कहाँ कहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम आया, इसको ड्रॉ करो। तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, बोले यार ये से तो नहीं पढ़ा था हमने, तुम तो अलग बात पूछ रहे हो। तो फिर वो हमारा मामला खराब होने लगता है। और फिर जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, या फिर बाकी जो अदर बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट उठा करके पढ़ेंगे, तो उन किताबों के अंदर ये बातें जो इन किताबों के अंदर मौजूद है वो वहां मिलने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपको पॉलिसीज या जिस तरीके से नेशन बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस या फिर पैराग्राफ्स एनसीईआरटी के अंदर है, इस तरीके से आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। ठीक है, साथ ही साथ आमतौर पे जो है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए जिस किताब को प्रेफर किया जाता है वो लक्ष्मीकांत को प्रेफर किया जाता है। इस किताब का एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी लक्ष्मीकांत के अंदर मौजूद नहीं है, सिंगल टॉपिक भी। आप चाहें तो उठा करके देख लें उसको। तो अगर आप यहां से उसको बिल्ड करके नहीं जाएंगे तो कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जो लक्ष्मीकांत के अंदर आपको समझ में नहीं आएंगी। समझ में नहीं आएंगी इसकी वजह यह है कि भाई आपका यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बना है। ठीक है, फिर आप क्लासेस के अंदर अपनी जाएंगे, अल्लाह करे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करें, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आप क्लासेस में जा रहे हैं, चाहे यूजी वाले हो चाहे पीजी वाले हो, अब वही बातें समझ में ना आए तो भी प्रॉब्लम है कि भैया पढ़ा तो था, समझा तो था, बताया तो था, क्लास तो हुई थी, थोड़ा बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो पल्ले ना पड़ने की वजह यही है कि हमने किताबों का हक अदा नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड। तो फर्स्ट चैप्टर को आप कंप्लीट किस तरह करेंगे, ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये आमतौर पे बात कब कब की कर रहा है कि भाई ये चैप्टर असल में बात कब की कर रहा है कि भाई जो हमारी आजादी की लड़ाई थी तो किस किस तरह हुई वो आजादी की लड़ाई, है ना, और उसके जो आउटकम निकल करके आए, है ना, उसका जो कंक्लूजन निकल करके आया वो किस तरह आया। और हमारे यहाँ सबसे पहले भरोसा ये दिया गया था क्योंकि आजादी की लड़ाई में अलाइड फैमिली बहुत कम थी, जो अमीर रिच लोग थे वो वैसे भी बहुत कम है आज भी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में भी 2-4% है, ज्यादा नहीं है। तो ये लोग कम थे, जो आम गरीब जनता है वो लड़ रही थी। तो उनको आश्वासन दिया गया, उनको तसल्ली दी गई कि भाई आप लड़ो, और जब आप आजादी की लड़ाई लड़ोगे तो जब आजादी मिल जाएगी तो आजादी का टेस्ट सिर्फ अमीरों को नहीं मिलेगा बल्कि निचले तबके को, जो सबसे नीचे है, उसको भी मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने जो वादे कर रखे थे आजादी के टाइम या आजादी से पहले कि भाई हम आपको जो है ये देंगे, हम आपको जो है जो जमींदारी सिस्टम होता है इसको बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देंगे। बाद में फिर जुडिशरी से एक लंबे टाइम तक लड़ाई भी होती रही कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है। वो कहते थे भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, बोलते फंडामेंटल राइट है लेकिन काम लोगों को करना है, वेलफेयर का काम करना है, तो डीपीएसपी को फंडामेंटल के ऊपर पहुंचा दिया। तो उस तरीके से डिस्प्यूट आप वहां भी देखेंगे। तो उसकी असल वजह ये चैप्टर है, क्योंकि भाई क्या क्या वजह रही थी नेशन बिल्डिंग के अंदर। हमने जो आजादी ली तो आजादी से पहले कौन कौन सी वजह रही थी, या आजादी के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो किस बिना पर हिस्सा लिया। अगर एक मजदूर आदमी आजादी के अंदर हिस्सा ले रहा है तो मजदूर आदमी का, भाई आप प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दो या प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दो, मजदूर आदमी को क्या फर्क पड़ता है, एक गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ता है आप क्या कर रहे हो। उसको फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि भाई ये जमींदार मुझसे सारा अनाज छीन करके लेकर चला जाता है, मेरा पैसा छीन करके लेकर के चला जाता है, मुझे आजादी देनी है तो इस आदमी से आजादी दो, मुझे इस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। अब इसी तरीके से किसी व्यापारी की बात करें, किसी ट्रेडर की बात करें, तो उसके लिए जो आजादी थी उसका मतलब अलग था। अब जो लोग पावर में आ रहे थे या जो लोग आकर के यहाँ मतलब एक तरीके से लोगों को गवर्न कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सबके इंटरेस्ट को देखें और सबके इंटरेस्ट को देखने के बाद उसके बाद लॉ बनाए। इस चैप्टर के अंदर एक चीज ये भी है कि भाई
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया इसलिए गया था, या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की असली वजह या इसका जो मेन फीचर रहा वो ये था कि हम लोग पुअर क्लास की जो फैमिली, पुअर क्लास जो भी फैमिलीज हैं, ये जो फिर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को अपने जहन में रखेंगे और उनको देख करके कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे। यानी उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनकी किसी भी बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनके किसी भी राइट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनकी हर एक चीज को देख करके कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल बनाया जाएगा। ये क्यों था, कैसे था, फिर उसके लिए मैं बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि भाई वाकईतन वो लोग लड़े इसलिए थे ताकि ये सारी चीजें हों, है ना। उसके बाद फिर एक और आपके इसी चैप्टर में एक टॉपिक आपके ये भी आएगा कि भाई चूंकि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में डायरेक्टली नहीं था, कुछ था जो डायरेक्टली था, कुछ ऐसा हिस्सा था, ऐसा पार्ट था हिंदुस्तान का जिसको आज हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि कुछ राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो लोग उसके ऊपर अपनी हुकूमत चलाया करते थे। तो अब उन लोगों को अपने साथ मिला लेना, तकरीबन 500 लोग थे वो, उन लोगों को अपने साथ मिला लेना और फिर उन लोगों का हमारे साथ आ जाना, ये बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि हर आदमी चाहता है भाई जिस आदमी को सियासत का या हुकूमत का मजा लग जाए, वो आदमी अपनी हुकूमत या सियासत को कैसे छोड़ सकता है, वो तो कभी नहीं छोड़ सकता। तो अब ऐसे लोग जो सदियों से उनके बाप दादा परदादा लकड़ दादा चहार दादा जो भी हैं ऊपर वाली नस्लों के, तो वो लोग वहां पर हुकूमत करते आए, ऐसे लोगों से जा करके बातचीत करना और बातचीत करके उनको इंडिया के अंदर शामिल कर लेना, ये बहुत बड़ी चीज थी। इसके अंदर हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टेट थे ऐसे जो नहीं चाहते थे मिलना, फिर उनसे जो है लड़ करके, उनसे जो है एक तरीके से उनके ऊपर कुछ इल्जामात लगा करके उनसे उनको ले लिया गया भाई कि आप इसके लिए, आप इसके काबिल नहीं हो। जैसे हैदराबाद की एक बहुत मशहूर मिसाल है, ठीक है, और हमारे ईस्ट की तरफ भी एक मिसाल मशहूर है, तो वो भी आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि भाई शुरुआत में जो नेहरू जी हैं या बाकी लोग हैं वो ये नहीं चाहते थे भाई किसी भी तरह का कोई स्टेट बने। अभी स्टेट किस तरीके से बनने स्टार्ट हुए, फिर आंध्रा के अंदर जो है पूरा एक प्रोटेस्ट, साउथ रीजन के अंदर पूरा स्टार्ट हो गया कि भाई हमें तो आप लोगों ने वादा किया था, आप 1930 से बातें कर रहे हो कि आप हमें लैंग्वेज के आधार पे स्टेट दोगे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट दोगे, आपने इतने वादे किए, आप वादा पूरा नहीं कर रहे हो। तो उस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। एक जो प्रोटेस्टर थे उनमें जो एक बुजुर्ग आदमी थे वो फ्रीडम फाइटर भी रहे थे, तो उनका इत्तेफाक से जो है उनकी मृत्यु हो गई, वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई है ना, उनकी इंतकाल हुआ उनका, ये वो पर्दा कर गए। तो जैसे ही किए तो भाई प्रोटेस्ट और आग भड़कने लगी, प्रोटेस्ट के अंदर लोग और लंबे लार्ज स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट करने लगे। तो फिर उसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई, फिर लैंग्वेज के आधार पर कुछ स्टेट को बनाया गया, और जैसे जैसे स्टेट को बनाया गया तो बाकी स्टेट भी डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी स्टेट हमारा चाहिए, इस लैंग्वेज पे चाहिए, उस लैंग्वेज पे चाहिए, इस पे चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। वैसे तो नहीं है मैं भागे भागे जा रहा हूँ आगे आगे। सर लिटिल बिट। चलिए, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये चीजें मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। कल इंशाल्लाह हम इसको डीपली कवर करेंगे। हो सकता है आमतौर पे क्लासेस 1 घंटे की होती है, लेकिन ये क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाए, 1.25-2 घंटे की हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अपनी कमर, क्या बोलते हैं उसको, अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके आइएगा ताकि डगमगाए नहीं। सर टाइमिंग कल की क्लास 9 बजे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही है, और इसके वही आ गया, क्या नाम है, पार्टीशन का प्रोसेस क्या रहा, है ना, वही फिर पार्टीशन घुमा फिर आगे। लेकिन ये है कि आपको चैप्टर अच्छे से तब समझ में आएगा जब इस चैप्टर को आप पहले पढ़ करके आओगे, ठीक है। अब आपके ऊपर 3 जिम्मेदारियां आई। पहला तो ये चैप्टर खुद पढ़ करके आओगे, है ना, नेशन बिल्डिंग, कि भाई जो हमारा नेशन है इसकी बिल्डिंग किस तरह तैयार हुई, पहला चैप्टर ये।
दूसरा चैप्टर हम पढ़ करके आएंगे हिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला, अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन करके है, वो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, पार्टीशन वाला, वो देख करके आएंगे। वक्त मिल गया अगर थोड़ा सा, बोले यार खाली है थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, क्या करेंगे बैठ करके, तो फिर वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके है, या फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट वाला चैप्टर, हल्का सा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो अगले कई चैप्टर में उससे आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही नाम है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी फुरकान अल्लाही साहब कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई, फरमाए। सर ये जामिया में कौन कौन से कोर्स मिलेंगे हमें सीयूईटी के थ्रू? जामिया में आमतौर पे एक तो उर्दू है, सीयूईटी उर्दू, और जी एक सर। इकोनॉमिक वाला है, एक संस्कृत है, एक हिस्ट्री है। जी सर। 15 कोर्सेज हैं, वो लिस्ट में आपको डाल दूंगा, या आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। असल में यह है कि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही रहेगा। पिछले साल जो था, मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, उससे जैसे उससे पिछले जी साल सर। की हम बात करें तो उर्दू नहीं था, उर्दू के अलावा बहुत सारे कोर्स थे जो नहीं थे, लेकिन बाद में वो आकर के इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ऐसा हो सकता है कि अब आगे और चेंज हो जाए, दोनों तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जी सर। वो वक्त के हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से पढ़नी है ना, बिना जी एनसीईआरटी सर। के तो कुछ है नहीं। अब एनसीईआरटी पढ़ करके एमसीक्यू की तरफ जाएंगे तब कुछ हो पाएगा, एनसीईआरटी छोड़ करके एमसीक्यू की तरफ जाएंगे तब यही हुआ कि बिना खाना खाए पानी पीने चले गए। अब पानी से सोच रहे हैं पेट भर जाए, पेट भरेगा नहीं, आपका पेट और खराब हो जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा आपका, वो नहीं होना है। यस सर। तो ये 3 चैप्टर कल आप देख करके आइए, ठीक है सभी लोग, ठीक है भाई। यस ओके। सर, वो जी मैं बोल लकी रहा साहब, था सर कि अभी ज्यादा हो रहा है क्या? इतना ज्यादा मतलब नहीं हो रहा है 1.5 ये, घंटे मेरे डेढ़ ख्याल से 1.5-2 घंटे का काम होगा पढ़ने चार्ज का हो रहे आपका। हैं। आज और कल थोड़ी सी वो ज्यादा तो है मेहनत वो रहेगी, उसके बाद ये जो है मतलब थोड़ा थोड़ा मैं रिड्यूस करता रहूंगा, शुरू में थोड़ा सा यस सर, क्योंकि इंक्रीज मैं कर दूं इसलिए बोल ताकि रहा था आपको ना आगे तक क्योंकि काम आए। क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा था ना सर क्योंकि 1 घंटा 1.25 घंटा तक क्लास चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके सर अभी मतलब रहेगा, अभी जारी आपकी आवाज कट रही है। मैं बोल रहा था सर, आवाज आ रही है सर आ क्लियर? रही है, फरमाए। वो मैं बोल रहा था ना सर कि सर 1 घंटा 1.25 घंटा तक चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन कभी कदार हो जाएगा 1.5 घंटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डेली 1.5 घंटा होगा ना सर तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सर इधर मास्टर का एंट्रेंस की तैयारी करनी होती है, फिर अपना सिलेबस वगैरह पढ़ना होता है, इधर दिक्कत हो कोशिश जाता तो है रहेगी फिर देखिए कि ऐसे। जैसे वो पीछे क्लासेस में रहा सेम ये रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कि भाई वो 1.5 घंटा क्या 2 घंटा पहुंच जाए, कभी ऐसा रहेगा कि 1 घंटा क्या पौन घंटे में या आधे घंटे में नहीं पढ़ जाए, क्योंकि इसके अंदर 2-3 चैप्टर हैं वो जो बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ 8-10 पेज के हैं। अब 8-10 पेज 2 घंटे में थोड़ी होंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। अब कई चैप्टर ऐसे हैं जो 26-26 30-30 पेज के हैं, तो उनको कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। किसी दिन ऐसा होगा कि लंबा होगा, किसी दिन ऐसा भी होगा कि बहुत छोटा भी होगा। एवरेज 1-1.25 घंटा रखिए, इससे ज्यादा नहीं, 1 घंटा क्यों सर, एवरेज। मंडे टू थर्सडे जो होता है ना, हाँ मंडे टू क्लासेस वही थर्सडे होंगी। सर मतलब हम लोग क्लासेस रहता है, तो मंडे टू थर्सडे ही के दिन काफी ज्यादा, क्योंकि फिर 4 आप बज जाता है ये आने कहना में, चाह रहे हैं फिर कि जो उसके बाद मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस होती हैं, आप इनके अलावा बाकी दिनों में हाँ हमारी हाँ क्लासेस रख लीजिए। हाँ, उसमें आप 2 घंटे पढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंडे टू थर्सडे हाँ, काफी वैसे ज्यादा कर बर्डन लेंगे। पड़ जाता है, क्योंकि जामे हाँ जैसे हाँ ठीक ठीक, आते मैं हैं समझ फिर गया। पढ़ाने जाना होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो जो है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, उसकी जगह पर जो है आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो क्लासेस रख लेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन क्लासेस करेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा सर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ हम ये मैनेज कर लेंगे थर्सडे को। हाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर लेंगे। ये एक दिन होगा, एक दिन हाँ को तब भाई ठीक है प्रेशर सर। हफ्ते में चलता भी है ना।
ठीक है, मेरे को भी वक्त मिल यस जाएगा, सर। मैं भी पढ़ लूंगा, अगले महीने मेरा भी एग्जाम है। यस सर, क्योंकि हाँ, इधर हाँ, और है किसी थोड़ा को कोई लास्ट सवाल, कोई सेमेस्टर है। दिक्कत, कोई परेशानी? जैद साहब, आप जो है मुझसे अब आपके पास वक्त हो तो आप मुझसे अभी बात कर लीजिएगा, चाहे फिर क्लास क्या नाम है सर उसका, आपके कल किस बात चीज के कर एग्जाम है? लीजिएगा। मेरा यार पीसीएस का एग्जाम है। लास्ट टाइम मैंने जो है प्रीलिम्स दिया था, फिर मेंस दिया था, फिर निकला नहीं था, तो अब वही दूंगा। सर बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। ठीक है भैया, तो बातें आ रही हैं, दिमाग में आई है ना? मैं हाँ यस आपको सर। देखिए, मैं आपको जितने भी लोग हैं, तो मैं आपको अपने बारे में एक दो बातें बता दूं जो शायद आपको कुछ हद तक शायद सही ना लगे। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, वो किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं हर लफ्ज को, हर चीज को बड़ा तोड़ मड़ोड़ करके पढ़ाऊंगा। मतलब जिस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं ना, यानी जब किताबी अंदाज में इंसान करता है ना, तो वो कहीं कहीं ऐसा ऐसा होता है कि जब किताब ही समझ में, हमने किताब पढ़ी, किताब समझ में नहीं आई, अब उसी बात को कोई अपने अल्फाज में, या और मैं थोड़ा बेकार अल्फाज में इस्तेमाल करूं, तो तोड़ मड़ोड़ करके अगर हम उसको बयान करें या उसको पेश करें, तो फिर चीजें हमारी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। मेरा मानना ऐसा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा वोकैब का इस्तेमाल ना करूं, सिर्फ उन वोकैब का इस्तेमाल करूं जो आपकी किताबों के अंदर है। बहुत ज्यादा मतलब जो डिफिकल्ट इंग्लिश है, या बहुत ज्यादा किसी ग्रामर के रूल्स को, या बहुत ज्यादा किसी उन चीजों का इस्तेमाल ना करूं, बल्कि कॉन्सेप्ट में मेरे ज्यादा ध्यान रहेगा। हाँ, कोई लफ्ज ऐसा हो जो आपकी किताब के अंदर आया है, कोशिश करेंगे वो ना छूटे आपसे, ठीक है? क्योंकि असल जो है आपके सारे एग्जाम्स के अंदर लिटरेचर के अंदर अल्फाज पर बहुत ज्यादा तवज्जो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उर्दू वाले हैं या अरबिक वाले हैं, इस्लामिक स्टडीज वाले हैं, तो उनको जब मैं पढ़ाता हूं तो उनको अल्फाज पे ज्यादा तवज्जो रहती है। उसमें मैं इंग्लिश के लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, या फिर बहुत ज्यादा अरबिक या फारसी के नहीं, उर्दू के ज्यादा, मतलब जो वैसे अल्फाज होते हैं जो खासकर उर्दू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनका ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सबको मिक्स करके इस्तेमाल करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है? कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, वरना फिर कल की क्लास के लिए तैयारी कीजिए। इस हफ्ते चलने देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से, या फिर बीच में एक एक दिन गैप करके अगले हफ्ते से ये पूरा शेड्यूल बना करके हम चलेंगे, ठीक है? मुझे यस थोड़ा सर। सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं भी सोच लूं, और आप लोगों की जो राय आएंगी उसके हिसाब से मैं अपनी राय को मैच करूंगा। जो चीजें हमारी और आपकी राय में सिमिलर होंगी उस पे इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, ठीक है? यस सर। सर ये कोई रिकॉर्डिंग आज की सर अपलोड कर दीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग बंद करना।